Global Exterior and Interior Texture Paint। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और महासंग्राम 2023 की रणभेरी जो कि औपचारिक रूप से आज बजने वाली है, क्योंकि जो चुनावी युद्ध है या जो पार्टियों का फैसला है वो जनता जनार्दन करेगी। और वो किस तरह से, क्या सिस्टम इसका होगा, आज चुनाव आयोग इसकी घोषणा करने वाला है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बस 1 घंटे से भी कम का समय रह गया। 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ये बताएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान में कितने चरण में किस तारीख पर मतदान होंगे, कब उस राज्य में मतगणना होगी और कब परिणाम आएंगे। ये सारी जानकारी अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग के द्वारा दी जाएगी। और कुछ सवाल जवाब जब मीडिया के सामने चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी साझा की जाएगी तो वो सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप तक न्यूज़ 18 पहुंचाता रहेगा। और न्यूज़ 18 की खबर पर पूरी तरह से आज मुहर उस वक्त लगी जब ये जानकारी मिली कि आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देने वाला है कि मध्य प्रदेश में चुनाव कब होंगे, छत्तीसगढ़ में चुनाव कब होंगे, कब रिजल्ट आएंगे। तो ये जो जानकारी है न्यूज़ 18 ने आपको पहले ही दी थी। और न्यूज़ 18 की तरफ से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी, उसमें यह भी कहा गया था कि 8, 9 या 10 तारीख इन्हीं में से किसी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। और लगभग हुआ भी वैसा ही। आज 9 तारीख है और आज ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। और 1 घंटे से भी कम का समय रह गया, लगभग 54 से 55 मिनट का समय रह गया 12 बजने में। और 12 बजे के आसपास जो समय तय किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये काफी कुछ तय करेगा। आगे आने वाले जो चुनाव की तारीख हैं, जो 2 चरणों में चुनाव होंगे, 3 चरणों में चुनाव होंगे या 1 चरण में 1 फेज में चुनाव होगा, ये सब कुछ अब से कुछ ही देर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। और ये इन्फॉर्मेशन लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से। जो अपडेट्स है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह पर क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा तो वहां पर क्या बदलाव होंगे, क्या प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पुलिस की पावर बढ़ जाएगी, निगम कर्मचारियों की पावर बढ़ जाएगी। और जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक जो रसूख रखने वाले लोग हैं उनकी जो पावर है अपेक्षाकृत कम होगी। हालांकि जो प्रशासन है वो अपना काम पूरी तरीके से करेगा। ललित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश एलिया जी और दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी स्वागत है, दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी पहला रिएक्शन आपका, अब से कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, चुनाव की कितनी एक्साइटमेंट है? क्योंकि जैसे एग्जाम में जब डेट शीट आ जाती है तो बच्चों की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, माता पिता से वो जरूर ये कहते हैं कि तैयारी हमारी पूरी, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। दिनेश जी माफी चाहूंगा दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी परेशानी है शायद। ये परेशानी ठीक हो, आप उसके बाद फिर दोबारा रिएक्शन दीजिएगा। और चूंकि इस आज की जो लगातार जो नजर है हमारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही, आपसे कुछ ही देर में वो शुरू होगी। दिनेश जी की ऑडियो हमें मिल पा रही हो तो दिनेश जी का रिएक्शन ले लेते हैं। आपकी तरफ से म्यूट तो नहीं है सर? आपकी तरफ से वो जो है अब मैं सुन पा रहा हूं, अब मैं सुन पा रहा हूं सर। धड़कनें बढ़ी हुई है, तैयारी पूरी है, इसलिए आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आवाज मिल रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूं सर, हमारे दर्शक भी सुन पा रहे हैं आपको। देखिए, जो चुनाव की तैयारियां तो सभी राजनीतिक दल की पूरी थी। सबका अपना अपना राजनीति का एक स्ट्रेटजी होती है, उस हिसाब से होता है। तो आप अपने को, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कैंडिडेट घोषित किए हैं उसमें वो कह सकते हैं कि वो बढ़त बनाए हुए। लेकिन जब एक राजनीतिक दल एक कोई स्ट्रेटजी बनाता है तो फिर कई बार हम काउंटर स्ट्रेटजी का भी वेट करते हैं कि सामने वाला जो राजनीतिक दल है वो किस तरह का होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो मूल स्वभाव है वो 2 दलीय राजनीतिक व्यवस्था का। लेकिन जो इंडिया अलायंस जब आया है तो उसके बाद हम ये क्या देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिए और समाजवादी पार्टी ने भी कर दिए। एक नया गठबंधन भी उभर कर सामने आया, बहुजन समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। तो ये जो राजनीतिक कवायद चल रही है ये कहीं ना कहीं किस राजनीतिक दल के लिए नुकसानदेह है, इसका कैलकुलेशन भी राजनीतिक दल लगा रहे हैं, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी।
क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का तो एक कमिटेड वोटर है, एक जिस तरह से उसको लगातार वोट करता है, वो सालों से वोट करता आया है। लेकिन कांग्रेस का वोट हमेशा हमने ये देखा है कि उसका डिवीजन हुआ है। तो उस वोट डिवीजन का जो खतरा है, कांग्रेस उसको लेकर अपनी रणनीति शायद बना रही होगी। इसीलिए उसने अभी तक अपने जो सिटिंग एमएलए हैं, 96 सिटिंग एमएलए के बारे में भी उसने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट उतार चुकी है। तो अब कांग्रेस की मजबूरी यह है कि अगले जो 2, 4, 5 दिन है, उसने स्क्रीनिंग कर ली है, उसने पैनल अपने बना लिए हैं, नाम डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन वो ये देखना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी में और कितने लोग हैं जो बगावत करके उसकी तरफ आ सकते हैं। तो हो सकता है उसके बाद ही वो जब पूरा आकलन कर ले, वो एक सूची घोषित करे, तो उसकी जो तैयारी है उस सूची के बाद सामने आएगी कि वो दुरुस्त थी या नहीं। ठीक है, जानकारी ले लेंगे, बात इस पर रिएक्शन भी ले लेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलेंगे। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, अब से कुछ ही देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, किस राज्य में कितने चरण में कब से कितनी तारीख तक वोट होंगे, कब रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ तय होगा। लेकिन अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है, किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह की हलचल है, किस तरह के रिएक्शन है अभी इस बात को लेकर? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद जो है वो पूरी तरह से स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने पिछली बार का अगर हम देखें तो जिस तरह की जो स्थिति थी 2018 की अगर हम बात करें, वहां पर जो अगर स्थिति थी तो 2018 में 6 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई थी। अगर हम देखें तो 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हुई थी और जो चुनाव की तारीख थे वो छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर और 20 नवंबर, वहीं पर मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव की हुई थी। तो इसी आसपास जो है वो चुनाव के में होंगे, क्योंकि अगर हम देखें इस बार अगर हम देखें चुनाव की तारीख की घोषणा में देखें तो वो 9 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हो रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होंगे वो 2 चरणों में चुनाव होंगे और वो 12 नवंबर और 20 नवंबर के आसपास ही चुनाव होंगे। और उसके बाद जो है जिस तरह से हमने देखा कि पिछली बार 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोट पड़े थे, तो यही कुछ अगर हम पिछले अनुभव के आधार पर देखें तो यही कुछ जो तारीख होगी, इन्हीं के आसपास जो है वो चुनाव होंगे। जिस तरह जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव होंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो वहां पर कई जो इलाका है, बस्तर के जो इलाका है, सरगुजा के जो इलाका है, वो नक्सल प्रभावित इलाका जो माने जाते हैं। तो ऐसे में चुनाव को सुचारू तौर पर और निष्पक्ष तौर पर करने के लिए 2 चरण में चुनाव जो है वो किए जाएंगे। इसको लेकर के जो है वो चुनाव आयोग ने जो अपनी पूरी तैयारी है वो की है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि 6 अक्टूबर को जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और वहां पर जो पर्यवेक्षक गए थे उनकी एक समीक्षा बैठक हुई थी और उन्होंने पूरी तरह से एक डिस्कशन किया था कि आखिरकार किन तारीखों पर चुनाव जो है वो करवाना सही रहेगा। इसको लेकर के जब वो राज्य गए थे, राज्य में जब वहां पर चुनाव की तैयारियों की बैठक की थी, वहां पर से जो फीडबैक मिला था उसके बाद से उन्होंने एक बैठक की थी, ब्रीफिंग की थी और उसी ब्रीफिंग के बाद, उसी ब्रीफिंग के आधार पर आज जो है वो आज चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा जो है वो अब से थोड़ी देर बाद 12 बजे करेगा। बिल्कुल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिए चलेंगे अपने दर्शकों को। ललित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। ललित, बीजेपी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। जिस तरह से दिनेश जी कह रहे हैं कि वो ठीक है उनकी स्ट्रेटजी, लेकिन एक रिएक्शन जरूर ले लेंगे कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, जो तारीख घोषित होगी, क्या उसको लेकर के रणनीति में कोई बदलाव होगा बीजेपी की तरफ से? सर, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभी। हमारे साथ जो सहयोगी ललित जुड़े हुए, मैं ललित आपके पास आता हूं, क्योंकि ये चुनाव का जो समय है, इस समय सभी पार्टियां बस इस इंतजार में है कि जो चुनाव आदर्श आचार संहिता लगेगी उस वक्त कैसे पार्टियां लोगों तक पहुंचेंगी, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, क्या परंपरागत तरीके से ही काम चलेगा या फिर अब जो नया सोशल मीडिया या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो किया जाएगा? हाँ, हालांकि नहीं आशीष, इसे लेकर तो बहुत लंबे अरसे से तैयारी थी। इस मामलों में चूंकि अगर सोशल मीडिया सिद्धहस्त होने की बात या पकड़ होने की बात या इस पर ज्यादा प्रायोगिक प्रैक्टिकल होने की बात वो बीजेपी के पास है और वो नजर भी आता है, पर ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी लगातार इसे लेकर पहले से तैयारी कर रही थी। हाँ, अब होगा ये कि आज 12 बजे के बाद वार जो होंगे वो सधे हुए होंगे।
टारगेट जो होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा। मतलब मिसाइल, सोशल मीडिया की जो मिसाइल दागी जानी है ना, उसके मिसगाइड होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। अब जहां उसे गिराना है वो वहीं पर जाकर गिरेगी, ये आज के बाद जरूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब सतीश एलिया जी के पास चलेंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े। सतीश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल साफ सर, डेट शीट अब आने वाली है, एग्जाम की क्या तैयारी है? तब किसकी तैयारी आप पूछ रहे हैं सर? आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से तैयार हैं डेट आने के बाद? क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं पत्रकार हूं पिछले 32 वर्षों से। जी सर, मैं थोड़ा सा इसको जी मैं एक उसमें ऐड ऑन कर देता हूं कि दरअसल पत्रकारों के तो सालों भर एग्जाम चलते हैं, पर हाँ, ऐलान के बाद जो है फिर दिन और रात के फर्क खत्म हो जाते हैं। इसे मिलाते हुए सर, दोनों पार्टियों से किस तरह के अब रिएक्शन आएंगे आज के ऐलान के बाद, ये एक सवाल है। जी प्लीज। हाँ, तो ये सवाल देखो, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी, जैसे कि अभी दिनेश जी बता रहे थे कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर है, खासकर उन सीटों पर जिन पर भारतीय जनता पार्टी घोषित कर चुकी है और उनके सिटिंग एमएलए हैं, उनकी भी अभी उन्होंने घोषणा नहीं की है। तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, उनकी जो प्रत्याशी घोषित करने के बाद बगावत कितनी है या आगे और बगावत हो सकती है क्या, इस उम्मीद में वो रहे होंगे। और फिर एक समीकरण उनको बिठाना होगा, क्योंकि 2018 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2018 के चुनाव में जनता ने किसी को भी बहुमत नहीं दिया था। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटें ज़्यादा मिली थी, तो एक एज जरूर था उसका, लेकिन खुला हुआ पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला था। तो उनके जो विजयी प्रत्याशी पिछली बार के हैं, वो उनमें से भी कुछ प्रत्याशी ऐसे जरूर रहे होंगे जो बहुत कम मार्जिन से जीते होंगे। तो उन प्रत्याशियों को लेकर भी उनके मन में कोई बदलाव की कोई संभावना कहीं वो देखते होंगे, तो वो एक रणनीति उनकी हो सकती है देर से सूची घोषित करने की। लेकिन सतीश जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ मिसकम्युनिकेशन जरूर हुआ, लेकिन अब चूंकि आप जो बता रहे हैं बात, वो पार्टी के लिए, चूंकि जब चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो कुछ एक चुनौतियां जरूर हो जाती है। आज के समय में जो अब परिस्थितियां बदली हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ सब शिफ्ट हो रहे हैं, और एक परंपरागत जो वोट लेने का या चुनाव लड़ने का जो तरीका वो भी कुछ बदल रहा है, तो इसका भी प्रभाव वोटों पर पड़ सकता है, ये वोट परसेंटेज पर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। आचार संहिता का सबसे ज्यादा असर सत्ताधारी दल पर पड़ता है। आपने देखा होगा लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी घोषणाएं कर रहे हैं जो कि मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं। और अभी हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर दोनों सरकारों के अलावा चुनाव आयोग को भी आचार संहिता घोषित होने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नोटिस दिया हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका पे ये संज्ञान लिया और जनहित याचिका पे उन्होंने ये कहा कि ये जवाब इसको देना चाहिए। जब आचार संहिता के पहले ही इस तरह का नोटिस जारी हो चुका है, तो अब जब चूंकि चुनाव की तारीख घोषित होने ही वाली है कुछ देर में, तो अब राज्य सरकारों के पास और जो सत्ताधारी दल हैं, मध्य प्रदेश का भी या राजस्थान का भी या केंद्र का जो है, उसके पास अब बहुत गुंजाइश ये नहीं है कि वो मतदाताओं को लुभाने के लिए अब कोई और भी कुछ कर सके। अभी तक जो वो कर चुके हैं उसी तक उनको सीमित रहना पड़ेगा और उसी का प्रचार उनको करना पड़ेगा। विपक्ष के लिए इस हिसाब से ये एक अच्छी बात है कि वो चूंकि सत्ताधारी दल ने अभी क्या किया मध्य प्रदेश में खासकर कि जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र कहा कि हम इतने रुपए का सिलेंडर देंगे, तो उन्होंने 50 रुपए कम में सिलेंडर देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 3000 रुपए तक देंगे। तो अब सत्ताधारी दल के पास ये इस तरह से काउंटर करने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब दोनों ही दल जो कहेंगे वो उसमें अमल अब नहीं हो पाएगा, वो घोषणा पत्र में ही उनको वो बात कहनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जनता को भी अब ये पूछना चाहिए, या चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट को भी पूछना चाहिए कि जो वो मुफ्त की घोषणाएं करेंगे घोषणा पत्र में या जो अभी तक कर चुके हैं, उस पर बजट कितना आएगा, बजटिंग की उनको भी बात करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जो याचिका गई उसके संदर्भ में भी, कि जो मुफ्त की घोषणा है उससे टैक्स पेयर्स कितना पैसा देते हैं और विकास, ये जो सारी कवायद है ये इसलिए होती है कि निष्पक्ष चुनाव हो और किसी दबाव में चुनाव ना हो, कोई भी बल, चाहे वो बाहुबल हो चाहे वो धनबल हो, का इस्तेमाल ना हो सके, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। चूंकि दिनेश जी, जब चुनाव होते हैं, जब वोट डाले जाते हैं, तो अमूमन ये एक तरह से कई जगह ये देखा जाता है, कई बार ऐसा देखने में आता है, कई बार खुल जाता है ये बात, कई बार ये दबी रह जाती है कि वोटर्स को प्रभावित करने के लिए किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो वोट के एक दिन ठीक पहले कुछ ना कुछ उसको एक साधन ऐसा पकड़ा दिया जाता है
कोई अगर नशा करने का आदी है तो उसको कोई मादक पदार्थ पकड़ा देंगे, कोई महिला है तो साड़ी कपड़ा दे दिया, कोई गांव का व्यक्ति है तो साइकिल पकड़ा दिया, किसी तरीके से उसको प्रभावित करने की जो कोशिश होती है। लेकिन सर जब आदर्श स्थिति हम देखते हैं, जब आदर्श आचार संहिता की हम बात करते हैं, दिनेश जी आप जवाब दीजिएगा कि ये प्रभावी होने के बाद हम अपने कैंडिडेट से सवाल नहीं कर सकते। एक बार अगर उसने हमें कुछ घूस या रिश्वत दे दी वोट लेने के लिए, तो फिर हम उससे 5 साल सवाल नहीं कर सकते, वो हमें मिले या हमारे काम कराए या ना कराए, फिर वो फ्री हो जाता है कि ठीक है वोट के टाइम समय तो हमने आपको दे दिया, अब तो हमारे कमाने का समय शुरू हो गया। तो ये प्रभाव ना हो वोटर्स पर, तो हमारे अपने हर एक वोटर को कितना जागरूक होना होगा, ये कितना जरूरी समझते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि जिसको हमने इलेक्ट किया है उसको हम रिकॉल कर सके। जब रिकॉल नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको केवल मॉनिटर कर सकते हो। ये एंटी इनकम्बेंसी क्यों होती है? और एंटी इनकम्बेंसी केवल सरकार के खिलाफ हो ये नहीं होता ना, ये तो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसकी भी तो एंटी इनकम्बेंसी है ना। यदि उसने 5 साल काम नहीं किया है जी, तो अगली बार वो चुनाव नहीं जीत पाता। पार्टी का जो संकट होता है टिकट घोषित करने का क्यों होता है? यदि वोटर नाराज है, आपका कनेक्ट नहीं रहा है, तो वो कोशिश यही कर पार्टी की इसको रिपीट ना किया जाए। वोटर तो लगातार देखता है। बिल्कुल, और वोटर्स को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो इस प्रभाव में ना आए। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए और दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। शैलेंद्र भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे चर्चा में। एक छोटा सा ब्रेक ललित यहां पर हमें लेना होगा, उसके बाद लौटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर रहेगी, राजनीतिक दलों के रिएक्शंस पर भी नजर रहेगी और अनुभवी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।